वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपसे दोबारा राब्ते में है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आपको एक ऐसी सियासी शख्सियत जो कि किसी तारीख मोहताज नहीं है, जहांगीर बदर साहब के बेटे अली जुल्फ़कार अली बदर साहब से मुलाकात करवाते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़े लॉयर हैं और आज हम इनकी शख्सियत मुतासर होकर जनाब हमको इंटरव्यू कर रहे हैं। जी अली साहब, आप बताइएगा मुझे कि आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना काफ़ी ना हो कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चौथे स्टोन भी थे और उनका नाम बड़े इज्जत वक़ार से आज भी लिया जाता है। अल्लाह उनको मफ़रत करे और उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। आप मुझे बताइएगा आप किस को मुतासर होकर वकालत पेशे में आए हैं? देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शाकिर साहब आपका शुक्रिया आप थैंक आए। यू। मेरे वालिद ने ना मुझे ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। 99 में मैंने पहली दफ़ा पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए थे, फिर उसके बाद मेरा बाहर एडमिशन हो गया। जी। ये मेरे वालिद की ख्वाहिश थी, क्योंकि ये उनका चैम्बर था हम्म। और उनके यहाँ पे एसोसिएट काम करते थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस ऑफ़िस को आऊँ, रन करूँ। फिर उनकी ख्वाहिश पे मैंने 2009 में फिर लॉ स्टार्ट किया और फिर मैंने आके चैम्बर को संभाला और अब वकालत के शोबे को करते हुए भी 10 साल हो गया। हो गया। जहांगीर बदर साहब ने अपनी ज़िंदगी को ऐसा केस लड़ा हो जो आपकी तारीखी नज़र में आपके लिए एक चैलेंज बन गया और आपने वो फैसला सुनकर अपने वालिद साहब को बड़ी शाबाश दी हो या उससे मुतासर हुए हों फैसले से? मेरी होश के अंदर ना, यानी वो कोर्ट में जाते थे, लेकिन जब मैं एक्टिव कॉलेज में आया, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा केसेस नहीं किए। लेकिन जब नैब का केस बना 2000 के अंदर, तो वो उन केसेस को फिर उन्होंने भी जेल के अंदर एक एक कागज़ को खोल के पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, वकीलों ने भी पढ़ा। फिर हम 10 साल उसका जो ट्रायल है ना, वो समझ लें कि वकीलों ने तो जो मेहनत की या आर्ग्यू करना था, उसको हमने जो है ना असिस्ट किया उनको एक एक सफ़े का, एक एक साइन का, एक एक चीज़ का उनको बताया। और वहाँ से फिर जो आप समझ लें कि वो एक होमवर्क हुआ था, तो फिर उनकी ख्वाहिश थी, फिर मैंने लीगल ये फ्रेटर्निटी ज्वाइन की और वकील बना। ठीक हो गया। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, वकालत कहाँ से पास किया आपने? जी, मेरी स्कूलिंग क्रेसेंट मॉडल स्कूल से है, लाहौर से, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। फिर लॉ मैंने जो किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से, वहाँ से मैंने लॉ किया। ये उमर सरफराज चीमा जो कि अभी पंजाब के गवर्नर भी हैं, आईनी लिहाज से कानूनी लिहाज से आप किस तरह देख रहे हैं इनको? क्योंकि 1 जून को तो कह दिया कि 1 जून को जनाब अपना बलीगुर रहमान साहब संभाल देंगे। आप किस तरह देखते हैं इस नज़र को? देखिए, ये जो आईने पाकिस्तान है ना, इसके अंदर हर चीज़ की क्लैरिटी दी हुई है। आप उसको जब उसकी इंटरप्रिटेशन करें तो आपको कोई भाम नहीं रहेगा, लेकिन लोगों को इसकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्ज़ी की करना चाहते हैं। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप एक समरी को एक दफ़ा भेजेंगे, अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आप दूसरी दफ़ा भेजेंगे, दूसरी दफ़ा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर प्रेसिडेंट साहब उसको अप्रूव ना भी करें, तो वो ऑटोमेटिकली जो है अप्रूव हो जाती है। तो बलीगुर रहमान साहब का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली वो गवर्नर बन जाएंगे और उनसे चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट उनसे वोट लेंगे। ठीक हो गया। आप ये बताएं मुझे कि जब ये हाल ही में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वफाक के ज़रिए कि जी जो मेम्बरान तहरीक इंसाफ के, तो जो उनकी वोट की कोई हैसियत नहीं रही है, तो इस तरह आप हुकूमत चलता देख रहे हैं या कि कोई लाया इख्तियार किया गया है इसके बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तारीखी उन्होंने राय दी है। उन्होंने बेसिकली इंटरप्रिटेशन की है अपनी आर्टिकल 63A की। उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी पार्टी का रुकन हो तो उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो इसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, इसकी मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड से या दोराहे से गुज़र रहा है, जो मुआशी मसाइल हैं, सियासी इंस्टेबिलिटी है, इसके लिए मामला को तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के मामला को तय करना ज़रूरी है, ताकि आपका मौजूदा मामला भी हल हो सके, मुआशी मसाइल का भी हल निकल सके, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो और फ्यूचर की भी आप रास्ता डिटरमिन किया जा सके कि हमने फ्यूचर में क्या लाएमल बनाना है, उसकी क्या हिकमत अमली होगी।
तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के ये मामला करना पड़ेगा, तभी जाके मामले फ्यूचर स्टिक होंगे। अभी कल जलसा किया इमरान खान ने गुजरांवाला में, और वो वफाक के फैसले वो लेकर कर वो पंजाब के अंदर भी लाना चाह रहे हैं अपना हमजा शहबाज के हवाले से। तो आप बताएंगे कि हमजा शहबाज ने अक्सर खो बैठे हैं या कि वो इसको सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, अगर नंबर ऑफ काउंट देखा जाए, जो टोटल नंबर ऑफ पंजाब असेंबली के मेंबरान का है, तो इस टाइम किसी के पास भी, किसी पार्टी के पास भी नंबर पूरा नहीं है। ठीक है। हाँ, इसके अंदर अब मज़ीद जो है वो डिटेल देखी जा सकती है कि जब नंबर पूरा ना हो तो इसका क्या हल होगा। यूजुअली तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट रहे और बाकी सूबों में रहे, और यहाँ पे अगर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे पंजाब असेंबली में इलेक्शन के लिए भी जाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर तमाम कानूनी पहलुओं को देख के फिर इसका फैसला किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो ना कोई गवर्नर है, ना कोई डिसीजन मेकर है कि जो बैठ के आपस में मामला को करें। तो यहाँ पे पंजाब इस टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये सारा मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार खान साहब और उनकी जो साथी हैं जो यहाँ पे गवर्नर रहे, तो ये उनका क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज़ तो ऐसी सूरत हाल कभी आमरों के दौर में भी नहीं हुई। डिक्टेटर्स रह के गए इस मुल्क में, वो भी आइन को जो है इस तरह आइन शिकनी नहीं करते थे जिस तरह इन लोगों ने की। आखिरी सवाल अगर आपसे ये है कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने अपने इत्तेहादियों को बुलाकर एक मीटिंग की है और उनसे सलाह मशवरा भी लिया है, और उसमें एक फैसला भी किया उन्होंने कि 2023 में अगस्त के अंदर ही इलेक्शन होंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। आप इस हुकूमत को चलता देख रहे हैं या कि अपनी मुद्दत पूरी करेगी 1.5 साल? देखिए, ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी ना, इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, नैब रिफॉर्म्स करने हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स करके फिर हम उसके बाद किसी भी टाइम इलेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी सियासी मुखालफत को साइड पे रख के एक प्लेटफॉर्म पे वो इकट्ठे हुए हैं, कैबिनेट का हिस्सा बने हैं कि पाकिस्तान जिस एक अदम इस्तेकाम से गुजर रहा है, मुआशी इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, इसको सहारा देने की ज़रूरत है, और इसको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलकर करना है। जैसे ये चीज़ें होंगी इलेक्शन में जाया जा सकेगा। जो आप वाली बात है कि इसको 1.5 साल पे, देखिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलाइज ने डिसाइड करना है कि जब ये रिफॉर्म्स हो जाएंगे मज़ीद हम मुतहम्मिल हैं इलेक्शन में जाने के नहीं। अगर तो हालात बेहतर है तो फिर जा भी सकेंगे, अगर इस तरह रहे या कंट्रोल ना हो सके तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत चलेगी और मामलात को संभालेगी। उसकी वजह कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे आप इलेक्शन करवा भी दें या अगले कुछ अरसे बाद भी करवा दें, अगर यही सूरत हाल बाद में भी आएगी फिर क्या करेंगे, फिर उसका क्या हल है। तो लिहाजा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पहले होना बड़ा ज़रूरी है, और रिफॉर्म्स होते हैं फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड की जा सकेंगी। तो मेरे सामने तो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट चलेगी। इमरान खान ने जो मुल्क का हाल कर दिया है इस वक्त, जो बुहरान का शिकार हो चुका है इकॉनमी लिहाज से, और डॉलर की सतह जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है और डे बाय डे बढ़ भी रहा है, तो आया कि इनको इस बुहरान के अंदर इत्तेहादियों को या शहबाज शरीफ को या जरदारी साहब को मिलकर यह हुकूमत लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? देखिए, चीज़ ये है कि अगर ये लोग हुकूमत ना लेते तो इमरान खान साहब ने इस मुल्क का दिवालिया निकाल देना था। आप वो हुकूमत से बाहर जाके भी निकालना चाह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान और उसके अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब से तो ये भी होना नहीं था, क्योंकि जो 4.25 साल में उन्होंने इस मुल्क का जो हाल किया है, तो ये उसी का रिज़ल्ट है कि ये मामला यहाँ पे आया है। क्योंकि खान साहब में तो ना काबिलियत थी ना अहलियत थी, और उनकी टीम भी माफियाज और कार्टल्स के नुमाइंदे कैबिनेट में बिठा के चला रहे थे। आप पाकिस्तान को अपने लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, अपनी पार्टी के लिहाज से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं,
پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور ہمیں اپنی ذاتی سیاسی مخالفتوں کو سائڈ پہ رکھ کے ملک کے اندر استحکام لانے کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے، اور ایسی کوئی پالیسی ڈٹرمن کرنی چاہیے کہ کوئی آئے یا جائے اس سے فرق نہ پڑے، وہ پالیسی آگے چلتی ہے. آپ یہ کا بڑا جناب ضروری بہت ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت دیا. جناب ناظرین، اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جناب یہ تھے جناب ایک بہت بڑی شخصیت، سیاسی شخصیت کے بیٹے ذوالفقار علی بدر صاحب، جنہوں نے بڑی اچھی طرح ملک کی اوپر ترقی کے لحاظ سے، یا جو عمران خان نے اس ملک کا جو حال کیا اس پر بڑی اچھی طرح روشنی ڈالی ہے. تو لہٰذا ہم بھی یہی چاہیں گے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، آمین. اور یہ قوم ایک بہت بڑی قوم ابھر کے سامنے آئے، اور جو ہم نے زوال دیکھے ہیں وہ زوال پست ہو جائیں اور ہم ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں. شاکر محمود چوہان کو آفیشیل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو جو ملے گی انشاءاللہ ہم آپ کے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.